सभी मजदूर साथियों, संविदा आउटसोर्स और विभिन्न श्रेणी के ठेका मजदूर साथियों को नमस्कार। हम पिछले 3 महीने से लगातार आपसे वीडियोज़ के ज़रिए आपसे संपर्क में हैं और हम वो लगातार जानकारी देते रहे आपको कि कैसे न्यूनतम वेतन का संघर्ष हम कर रहे थे, क्या क्या रुकावटें आई, क्या क्या दिक्कतें आई और कैसे उनका मुकाबला करना है। ये बड़ी खुशी की बात है कि एक लंबे संघर्ष के बाद और विभिन्न किस्म की जो कठिनाइयाँ आईं उन्हें सीटू ने समझदारी के साथ उसको हैंडल किया और जहाँ जैसी ज़रूरत थी उस तरीके के कदम उठाए और आज जो बढ़ी हुई दरें हैं न्यूनतम वेतन की, उनके बारे में कानूनी जो दिक्कतें थी हाई कोर्ट में उसको पार किया हमने। उसके बाद फिर हमने दबाव बनाया, श्रम आयुक्त कार्यालय से आदेश जारी हो गया और अब पूरे मध्य प्रदेश से खबरें आ रही हैं कि अधिकांश ज़िलों में, इक्का दुक्का कोई ज़िले होंगे या छूट गए, वो उन पर भी आ जाएगा। अधिकांश ज़िलों के जिलाधीशों ने सर्कुलर जारी कर दिए और उन सर्कुलर जारी करने के साथ साथ विभिन्न जो कंपनियां हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर कंपनी, राज्य की पब्लिक सेक्टर कंपनियां, जैसे बिजली, अब बिजली की जितनी कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों में इस तरीके के आदेश जारी हो रहे हैं। इन आदेशों में आपने भी स्पष्ट रूप से देखा होगा और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस दिन हाई कोर्ट का ये निर्णय आया था और लोग भ्रमित हो रहे थे, उस दिन हमने साफ कहा था कि इस हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसका आशय ये है कि 3 नए नियोजनों को छोड़कर, टेक्सटाइल और शू मेकिंग से जुड़े हुए, उनको छोड़ के बाकी जितने भी नियोजन ये जो हमारे प्रदेश में न्यूनतम वेतन के लिए अधिसूचित हैं, उन पर सब पर ये अधिसूचना जारी लागू होगी। और तब तमाम सारे लोग पता नहीं कौन कौन क्या क्या भ्रम फैला रहा था और हमने तब भी आपसे कहा था कि भ्रमों का जो शिकार ना बने। और आपने देखा होगा कि हमने हमेशा ही स्पष्टता के साथ जो वास्तविकता थी आपके बीच रखी और उस दिन हमने बताया था कि बाकी सारे अधिसूचित नियोजनों पर 1 अप्रैल 2024 से जो बढ़ी हुई न्यूनतम वेतन की दरें वो प्रभावशील हो गई। अब उसका जो आपके सामने जो आदेश आ रहे हैं, श्रम आयुक्त का आदेश है, उसमें भी लिखा है 1/4/2024 से प्रभावशील, मार्च की जो अधिसूचना है उसको। इसके बाद जिलाधीशों के यहाँ से निकल के आ रहे हैं, उसमें भी यही भाषा लिखी हुई है, 1/4/2024 से थी। उसके बाद विभिन्न कंपनियों से जो निकल रहे हैं उसमें भी लिखा है 1 दिन। इसका मतलब है कि कानूनी रूप से ये 1/4/2024 से बढ़ी हुई दरें प्रभावशील हुई हैं, मतलब एरियर मिलेगा। अब एरियर के बारे में कुछ साथी कह रहे हैं एरियर के बारे में अलग से कोई वो सर्कुलर जारी नहीं हुआ। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी प्रशासनिक जो आदेश होते हैं उन आदेशों का एक भाषा का मतलब होता है। जब इसमें लिखा है कि 1/4/2024 से प्रभावशील है, इसका मतलब ही है कि एरियर भी हमें मिलेगा। और इसके बीच में फिर कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया। आपको मालूम है, आपकी जानकारी में ला दूं कि ये जो न्यूनतम वेतन का कानून है उसमें हर प्रदेश के अलग अलग व्यवस्थाएं। मध्य प्रदेश में 6 माही रूप से महंगाई भत्ता जारी करने का प्रावधान है और वो एक तो अक्टूबर तक में जारी होता है, एक अप्रैल में जारी होता है और 6 महीने के लिए होता है। तो इस बीच में जब ये आदेश आए और इसके न्यूनतम वेतन का जो सवाल आया और एक हमने कहा कि 1/4/2024 से प्रभावशील है, इस बीच में जो महंगाई भत्ता बढ़ा, जो आने वाले दिनों में मिलेगा हमको इससे, उस महंगाई भत्ते का लेबर डिपार्टमेंट से हमेशा ही सर्कुलर निकलता है, इस बार भी सर्कुलर जारी हुआ। अब कुछ लोगों ने उस सर्कुलर को पढ़ के समझ लिया कि ये तो क्या है, वो तो इसको लिए ये तो कम कर रहे हैं रेट वगैरह वगैरह। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि आपके पास वो सारे कागजात हैं। 1/4/2024 से जो बढ़ी हुई दरों का जो न्यूनतम वेतन है उसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि अप्रैल 2024 में ये अधिसूचना जारी हुई। उस समय तब महंगाई भत्ता आ गया था और जब ये स्टे आया था तो स्टे के समय लेबर डिपार्टमेंट में जो हमारे न्यूनतम वेतन का मूल वेतन है उसमें जो बढ़ोतरी थी उसको स्टे के रूप में उसको तो रोक दिया, लेकिन उस समय जो महंगाई भत्ता था उस समय का जो मूल वेतन और महंगाई भत्ता जोड़ के उसको नई रेट जारी करी। तो कुछ लोगों उससे भी बिल्कुल भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। ये अब जो हमें मिलेगा वो ये मिलेगा
कि 1/4/2024 से जो बढ़ी हुई दरें हैं, उस समय जो महंगाई भत्ता था जिसकी बाद हमको भुगतान हो गया, और अब जो नया महंगाई भत्ता आ गया उसको जोड़कर हमारा वेतन बनेगा। अब सवाल ये है साथियों कि ये जो पूरी परिस्थिति बन रही है, इससे ये तो साफ हो गया कि कानूनी रूप से, प्रशासनिक रूप से, लेबर कमिश्नर कार्यालय से ये जारी हो गया, तो अब हमें मिलेगा। लेकिन ये मिलेगा, इसकी गारंटी लोग चाहते हैं। अब हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि इस बीच में कई जगह से खबरें आ रही, कई जगह एरियस के बारे में तैयारी हो रही है, कुछ कारखानों के अंदर, कुछ विभागों के अंदर, अधिकांश जगह से इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। तो अभी ये कब स्पष्ट होगा? ये जब आने वाले महीने में, अप्रैल का जो हमारा जो वेतन है, मार्च का जो वेतन है, जो अप्रैल में मिलेगा अभी हमको, और वो 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में ही बढ़ता है अधिकांश जगह पर। कई जगह 2 तारीख को मिल जाएगा, 3 तारीख को मिल जाएगा, लेकिन कारखानों में 5 से लेकर 10 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये तब स्पष्ट होगा कि वो बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन तो देंगे ही, ये तो स्पष्ट है, इसमें तो कोई शंका नहीं। लेकिन एरियर का भुगतान करते हैं कि नहीं करते, इसके बारे में स्पष्टता तभी आएगी जब अलग अलग से खबरें, जैसे अभी हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, कई जगह न्यूनतम वेतन के बारे में का बढ़ी हुई दरें और एरियर के भुगतान की तैयारी हो रही है। लेकिन अधिकांश जगह पर हमारी खबर मिली है कि इसके आधार पर हो सकता है कि भुगतान ना हो। अब जब ये स्थिति बनेगी, इसके बारे में भी हमें क्या करना है, मैं आपसे अब आगे बीच में बात करता हूँ। इस बीच में एक और बड़ी घटना घटी है। आपको मालूम होगा कि जब न्यूनतम वेतन की बढ़ी हुई दरें थी, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो एसोसिएशन है वो गई सबसे पहले कोर्ट में, और उसके आधार पर कोर्ट ने स्टे दे दिया। उसके बाद को देखा देखी कई और कारखाने के मालिकों की एसोसिएशन वो भी पिटीशन में चली गई। और जब पिछला जो फैसला आया, मतलब फरवरी में जो फैसला आया, उसके बारे में हमने जानकारी दिया। उस फैसले के अंदर 2 चीज़ें थी। एक के बारे में स्पष्ट किया हमने कि टेक्सटाइल और शू मेकिंग से संबंधित जो 3 नए नियोजन बने हैं, उनके बारे में फैसला किया, और बाकी नियोजनों को छोड़ दिया, मुक्त कर दिया, उन पर न्यूनतम वेतन लागू हो गया। लेकिन उसमें सिर्फ एक ही जो पिटीशन थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पिटीशन थी, उसी पर फैसला किया उस बेंच ने, और बाकी को छोड़ दिया। उन्होंने कहा बाकी को हाई कोर्ट की आगे कार्रवाई में होगा, उस पर सुनवाई हुई। और जैसा हमने तब से कहा आपसे, और आज भी हमको दोहरा रहे हैं, हम बहुत ही मतलब ईमानदारी के साथ, बहुत सतर्कता के साथ मजदूरों की कानूनी और मैदानी लड़ाई लड़ रहे हैं। तब जब ये फैसला आ गया और 3 नए नियोजनों को छोड़कर बाकी के लिए अधिसूचित नियोजनों पर ये लागू हो गया, तब भी हमने ढील नहीं डाली। हाई कोर्ट में 3 और याचिकाएं लंबित थी। हमको लगा पता नहीं 3 याचिकाओं में कहीं और गड़बड़ ना हो जाए, एक बार तो आ गया, फिर और कोई गड़बड़ ना हो, तो हमने वहाँ पूरी सतर्कता के साथ कानूनी लड़ाई लड़ी। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि हम लोगों की जो कानूनी लड़ाई की जो लड़ाई में हमने ईमानदारी लड़ा, उसका परिणाम क्या निकला। मैं आपको एक उसका 20 मार्च को इस संबंध में 3 याचिकाओं के संबंध में निर्णय हुआ। अब इसमें निर्णय में क्या लिखा है, उसमें वी डोंट फाइंड एनी मेरिट इन दीज रिट पिटिशंस, अकॉर्डिंगली ऑल दीज रिट पिटिशंस आर डिसमिस्ड। समझिएगा बात, और इससे आप समझिएगा कि पूरा गेम क्या चल रहा है। मतलब जब हमारा फैसला आया तो 3 नए नियोजनों को छोड़ के बाकी पर वो अधिसूचना जारी हो गई एक, और उसको स्टे के सहारे, और इन लोगों ने भी कहा हमको हमारे जहाँ बढ़ गया है, हमें भी खारिज करो, इससे बाहर करो, हमारे लिए अलग करो। ये पिटीशन भी लगी थी। इन पिटीशन के समय जो पिछला फैसला किया था, उसके बाद ने ये जो बेंच है वो बदल गई थी। बदली बेंच ने क्या लिखा, तो ये लिखा वी डोंट फाइंड एनी मेरिट इन दीज रिट पिटिशंस, अकॉर्डिंगली ऑल दीज रिट पिटिशन आर डिसमिस्ड। मतलब डिसमिस कर दिया। और यही वो बेंच थी जिस बेंच ने स्टे खारिज किया था। बीच में बेंच बदली, वो जो कुछ हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आज की तारीख में अब वैधानिक रूप से ये जितनी भी कारखाने के मालिकों ने पचड़े फंसाई थी, सारी पचड़े दूर हो गई। अब प्रश्न क्या है साथियों, अब हमारे सामने परिस्थिति क्या है। अब हमारे सामने परिस्थिति ये है कि आदेश तो जारी हो गए,
इस माह से बड़ी दरों का वो भी हो जाएगा और कानूनी रूप से एरियर का हम हक है। लेकिन इस हक के बाद भी ये कारखाने के मालिक और सरकारी विभाग इस एरियर को आसानी से नहीं देंगे। मैं किसी संगठन के बारे में कोई टीका टिप्पणी न करता हूँ, न इस बार कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको आगाह जरूर करना चाहता हूँ कि आपको भी पहचानने की ज़रूरत है कि ये एक कानूनी, मैदानी और समझदारी की लड़ाई है। ये कोई हवाबाजी की लड़ाई नहीं है। और अब तक की लड़ाई में आपने देख लिया कि CIT किस तरीके से भूमिका अदा कर रही है। कुछ लोग हैं ना, कुछ भी नारा देंगे, उससे क्या हो जाएगा ये? तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, नहीं होगा। ये जो एरियस का सवाल है, इस एरियस के सवाल को हमें वैधानिक रूप से भी उठाना पड़ेगा। और चूंकि ट्रेड यूनियन से रिलेटेड इशू है, तो ट्रेड यूनियन से रिलेटेड इशू है तो जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस हैं, वो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस के जरिए ही इस मामले को हम उठा सकते हैं। इसी हमने क्या तय किया साथियों? हमने ये तय किया जो हम पहले भी कहते रहे कि हम मजदूर के साथ थे, हम मजदूर के साथ हैं, हम मजदूर के साथ रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम बार बार दोहरा रहे हैं कि ये हमारा हक है, बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन, एरियर हमारी परिवार की और हमारी खुद की धरोहर है, हमारी मेहनत से कमाई गई पूंज पैसा है ये। इसका एक एक पैसा हम दिलाने तक अपने मैदान में बने रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। तो एक मंजिल तो हमने पूरी कर दी और आपको आदेश भी जारी हो गया। अब एरियर का ये सवाल है, कौन सा एरियर? बढ़ी हुई दरों का जिसका फैसला हुआ है। तो उस एरियर के बारे में अभी हम लोगों ने फैसला किया साथियों, और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उसके बारे में हम एक प्रोफार्मा इसमें जारी कर रहे हैं, एक प्रोफार्मा। और आपको और एक प्रोफार्मा जारी करने के साथ साथ हम जिलों में कौन कौन से आप संपर्क करें, ये आपको करना होगा। उन जिलों में जो हमारे प्रमुख नेता हैं, जिनको हमने अधिकृत किया है इस कार्रवाई के लिए, उनके मोबाइल नंबर भी स्क्रीन पर जाएंगे। तो जिस ज़िले के आप हों, उस ज़िले में जो नंबर दिया है आपसे, उनसे संपर्क करिएगा। तो जिन जिलों में के अलावा अगर कुछ बाकी ज़िले बचते हैं, तो बाकी ज़िलों के लिए 3 साथियों के नाम हम दे रहे हैं, मेरा खुद का, दीक्षचंद प्रजापति का और भूषण भट्टाचार्य का। और जिन जिलों में हमने जिन नेताओं को अधिकृत किया है, उनके नंबर। तो मेरा आपसे आग्रह है कि ये जो प्रोफार्मा आपके पास हम भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं प्रोफार्मा? हम आज की तारीख में अगर लेबर कमिश्नर ऑफिस में, श्रम न्यायालय में और दूसरी जगह प्रशासनिक स्तर पर या कोर्ट में हम अगर लड़ाई लड़नी है, तो लड़ाई अगर लड़नी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें आपसे कोई पूछेगा आप इनकी लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, कौन कह रहा है आपसे लड़ाई लड़ने के लिए, तो हमें तो बताना पड़ेगा कि जिनकी लड़ाई है उनने हमें सहमति दी है कि हमारे मुद्दे को उठाएं, और हमारे मुद्दे को उठाएं। तो उसके लिए प्रोफार्मा में आपसे आग्रह है कि पूरे प्रोफार्मा को भरें और प्रोफार्मा को भर के हमारे पास भेजें, ताकि हम उसके आधार पर जो आपका बढ़ा हुआ दर का एरियर अगर नहीं मिलता है, तो उस एरियर को दिलाने के लिए आप कार्रवाई करें हम। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बढ़ी हुई दरें ये हमारा अधिकार है, एरियर भी हमारा अधिकार है, और इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। तो एक नंबर तो बात यह है कि आप ये प्रोफार्मा है और इस प्रोफार्मा के आधार पर हम लोग करें। दूसरी बात ये साथियों कि अब हमारे सामने जो मुद्दा है, जैसे मैंने आपसे कहा, और उसमें आपका जो सहयोग रहा, समर्थन रहा, और आम मजदूरों का समर्थन रहा, उसके कारण ही एक मंजिल को हम पूरी कर पाए हैं। और कानूनी लड़ाई, मैदानी लड़ाई सब लड़ी हमने, मैं पिछले वीडियो में बताया, इसे दोहराना नहीं चाहता उसको। लेकिन अब क्या है प्रश्न हमारा? एक, ये जो नई पुनरीक्षित वेतन दरें हैं जिनकी हमें भुगतान होना शुरू हो रहा है, उसका एरियर एक। नंबर 2, नवंबर 2019 से जब से पिछला ये पुनरीक्षण हुआ, और मार्च 2024 तक, क्यों मार्च 2024? क्योंकि 1 अप्रैल 2024 से दे रहे हैं उसको, तो इससे पहले उसका जो एरियर है उसकी लड़ाई। और 3 नंबर, ये जो अक्टूबर में 2024 में नया वेतन पुनरीक्षण जो ड्यू हो गया, क्योंकि 5 साल हो गए नवंबर 2019 से अक्टूबर 2024 तक 5 वर्ष पूरे हुए। और पिछली मीटिंग मैंने बताया था आपको कि उसके बारे में हमने न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक में उठाया था। उसके बारे में और विस्तार से बताता हूँ आपको। तो अब ये 3 मुद्दे हैं, इन 3 मुद्दों को लड़ने के लिए हमारी रणनीति हमने बनाई है।
पहली बार ये जो एरियर है आपका बढ़ी हुई न्यूनतम वेतन की दरें जो लागू हो गई, उसके लिए जो प्रोफार्मा है उस प्रोफार्मा को भरें, हमारी इकाई से संपर्क करें और उसके आधार पर हम कार्रवाई करके उसको निश्चित रूप से अगर जानकारी हमारे तक आई तो आप पक्का मान के चलिए कि उस एरियर के भुगतान के लिए हम अपना एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे और उसकी लड़े। एक नंबर 2, नवंबर 2019 से मार्च 2024 तक का एरियर जो है उसके बारे में ये मालूम है, जब इतना जो वैधानिक रूप से जो मिला है उसको नहीं दे रही सरकार, उसको कारखाने के मालिक नहीं दे रहे, तो उतना वो 1.25 लाख 1.5 लाख के 2.25 लाख रुपए तक का एरियर बकाया है। आपको कैलकुलेट करके बताया था नवंबर 2019 से मार्च 2024 तक का, वो तो आसानी से मिलेगा नहीं। तो उसके लिए हमने कानूनी लड़ाई की हमने तैयारी कर ली और हम जा रहे हैं कोर्ट। तीसरा, अक्टूबर 2024 से नए वेतन पुनरीक्षण की जो लड़ाई है उसके बारे में मैंने पिछली बार बताया था कि न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक में हमने खुद प्रस्ताव रखा और पूरी ताकत लगाई और उसके बाद श्रमायुक्त महोदया ने खुद कहा था कि कानूनी लड़ाई ये मंजिल पूरी हो जाए तो हम शुरू करेंगे। अब ये कानूनी लड़ाई की प्रक्रिया खत्म हो गई और अब न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक बुलाएं और उसके अंदर चर्चा से इसके लिए लड़ाई हुई। तीसरा, आपको मालूम है कि टेक्सटाइल को जो इससे अलग किया है उसके बारे में भी हमने रिव्यू पिटीशन दायर कर दी है और रिव्यू पिटीशन दायर करके जो टेक्सटाइल के जो लाखों मजदूर हैं जिनको बढ़ी हुई न्यूनतम वेतन की दरों से वंचित कर रहे हैं उनके लिए जो रिव्यू पिटीशन लगाई है हमने, उस रिव्यू पिटीशन की कार्रवाई को हम आगे लगातार कोर्ट के अंदर परसू करेंगे और भरोसा रखिए कि हम उसमें यहाँ अगर हम वैसे पूरी ताकत लगाएंगे कि उसे तथ्य हमारे पास ऐसे हैं कि जिन तथ्यों के आधार निराकरण हो जाएगा, हमारे पक्ष में निराकरण होगा। लेकिन अगर निराकरण मान लीजिए कुछ अड़ता है तो उसके लिए जितनी लंबी लड़ाई लेनी पड़ेगी लड़ाई लड़ेंगे। अब साथियों, ये जो पूरी लड़ाई है इस लड़ाई के 2 पहलू हो गए। एक, नवंबर 2019 से अब मार्च 2024 तक का एरियर कानूनी लड़ाई। 2, टेक्सटाइल के जो जिनको वंचित कर दिया उनकी कानूनी लड़ाई। और 2 विषय ऐसे हैं जिन विषयों में मैदानी लड़ाई से ही फैसला हो सकता है। एक विषय है अब का एरियर और उसके लिए जो टेक्निकल जो ज़रूरत है, जो वैधानिक ज़रूरत है वो कानून के हिसाब से, वो मैंने आपको बता दिया। वो बार बार मैं दोहराऊँ, प्रोफार्मा, वो प्रोफार्मा भर के दीजिए आप। हमारे पास जो पंजीबद्ध यूनियन है अलग अलग सेक्टर की, उनके जरिए हम श्रम विभाग में कार्रवाई करके उसको दिलाएंगे। एक नंबर 2, अक्टूबर 2024 से ये जो न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित जो देय हो गई उनका पुनरीक्षण कराना। तो ये मैदानी रूप से लड़ाई की। इसी CITU ने ये फैसला किया साथियों कि आपको पता है कि ये जो पूरी परिस्थिति है उस पूरी परिस्थिति के अंदर हमने ये भुगतान होगा कि नहीं होगा, एरियर का भुगतान करेंगे नहीं करेंगे, ये कब तक क्लियर हो जाएगा? 10 अप्रैल के आसपास तक क्लियर हो जाएगा। इसलिए हमने अभी से योजना बनाई है कि 12 अप्रैल को हम CITU के सारे राज्य के जो हमारे नेता हैं उनकी भोपाल में हमने बैठक बुला ली और भोपाल में बैठक बुला के तब तो पूरे मध्य प्रदेश की परिस्थिति हमारे सामने आ जाएगी, कहाँ एरियर मिला, कहाँ नहीं मिला, कहाँ क्या हुआ, पूरी परिस्थिति आ जाएगी और उसमें हम आंदोलन की रूपरेखा पूरी बनाएंगे नंबर 1, और वैधानिक रूप से इस लड़ाई को कैसे तेज किया उसकी भी योजना बनाएंगे। अब मेरा आपसे आग्रह है कि इस बीच में एक और बड़ी घटना घटने वाली है। ये जो श्रम कानून है जिनके अंदर न्यूनतम वेतन का निर्धारण हुआ, जिसके हम लड़ रहे हैं, हमें स्थायी श्रमिक होने का अधिकार है, जिसके लिए अगर सरकार नहीं करती ये कारखाने वाले का हम कानून में लड़ते हैं। हमें कारखाने के गेट में घुसने के बाद बहुत सारे अधिकार है, फैक्ट्री एक्ट है, हमारे इंडस्ट्रियल सेफ्टी का बिल का एक्ट है, हमारे तमाम सारे सोशल सिक्योरिटीज़ का कानून है। इन सारे कानूनों को केंद्र सरकार ने समाप्त कर दी और 4 श्रम संहिताएँ ला रहे। तो न्यूनतम वेतन का सवाल है हमारा और उन कानूनों को समाप्त करके हमको एक तरीके से गुलाम बनाने की कोशिश है। और अगर वो कानून लागू हो गए तो न्यूनतम वेतन का आने वाले समय का जो हमारा अधिकार है और परमानेंट रोजगार का अधिकार है वो सब कुछ समाप्त होने वाला है। तो उसमें हमारी मांग क्या है? वो पूरे देश भर के अंदर संघर्ष कर रहे हैं कि श्रम संहिताएँ वापस लो, मजदूरों को जो कानूनी अधिकार मिला है उसको और मजबूत करो और आज की तारीख में 26,000 रुपये से कम न्यूनतम वेतन नहीं होना चाहिए। 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन। क्यों मांग रहे हैं 26,000 न्यूनतम वेतन? इसका फार्मूला है 1955 में भारतीय श्रम सम्मेलन हुआ था,
उसमें फार्मूला बनाए, उस फार्मूले के आधार पर अब से 5-6-7 साल पहले केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया इसको। जो 7वां वेतन आयोग था, उस 7वें वेतन आयोग को इसी फार्मूले से 18,000 रुपये तब उन्होंने माना। हमने 21,000 कह रहे थे, उस सरकार ने कहा नहीं, ये आपकी गणना ये गलत है, वो गलत है। 18,000 मान लिया और 7वें वेतन आयोग में अनुशंसा कर दी कि कोई भी केंद्र सरकार के अंदर जो नया कर्मचारी आएगा उसको 18,000 से नीचे वेतन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि न्यूनतम वेतन है 18,000। तो अगर केंद्र सरकार के मजदूर कर्मचारियों को मिल सकता है 18,000, आज के बाजार के भाव में 26,000 हो गया, वो वही 18,000। तो हम मांग कर रहे हैं पूरे कि 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन दो। स्थायी काम के लिए स्थायी प्रकृति का काम स्थायी हो। ये जो आउटसोर्सिंग, ठेका पद्धति, संविदा कर्मी, ये सब प्रथा खत्म करो और सबको परमानेंट करो। 2-3 न्यूनतम वेतन में का निर्धारण होता है और बहुत से लोग इसके दायरे से बाहर हैं क्योंकि अधिसूचित नियोजन में नहीं है। कई सरकार के विभाग हैं जैसे शिक्षा के अंदर अंशकालीन वगैरह जो है तो वो उनको न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा, अभी बढ़ गया, नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिला? मिलेगा नहीं क्योंकि वो अधिसूचित नियोजन में शामिल नहीं है। तो हमारी ये मांग है कि बिना अधिसूचित नियोजन की बाध्यता लगाए सभी मजदूरों को न्यूनतम वेतन के दायरे में लाओ। तो ये लड़ाई है हमारी, और इस लड़ाई को, अब ये लड़ाई है, हमारी मांग है, पर इस मांग को तो बिना लड़ाई के तो लड़ नहीं सकते। तो 1 नंबर न्यूनतम वेतन की अभी हमारी लड़ाई चल रही, उससे संबंधित 3 विषय। एरियर नवंबर 2019 से लेके मार्च 2024 तक का एरियर, और अक्टूबर 2024 से जो न्यूनतम वेतन का देय हो गया उसका पुनरीक्षण। 2 श्रम कानून जो समाप्त कर रहे हैं उनको समाप्त नहीं होने देंगे मजदूर। 3 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन से कम नहीं होना चाहिए। 4 स्थायी प्रकृति के काम पर अस्थायी लोगों को रखना, ठेका पद्धति से काम करना, आउटसोर्सिंग से काम करना, संविदा कर्मी से काम करना, ये व्यवस्था नहीं। स्थायी काम तो स्थायी नौकरी का प्रावधान होना चाहिए। इन सारे मुद्दों को लेकर 12 अप्रैल को भी योजना बनाई। तो मेरा आपसे आग्रह है, इस लड़ाई में आप अगर प्रो फार्मा भर के देंगे जिससे सही, तो प्रो फार्मा के जरिए हम तो इस लड़ाई में जो आर्थिक संसाधनों की भी आवश्यकता है, हम तो न तो सरकार से लेते, न हम ठेकेदार से लेते, न हम पूंजीपति से लेते, हम तो मजदूर के लिए लड़ रहे हैं। मजदूर से ही संसाधन जुटाते हैं, मजदूर की ताकत से ही संघर्ष करते हैं, कर्मचारी की ताकत से ही संघर्ष करते हैं, सब मेहनत कशों की ताकत से ही संघर्ष करते हैं। तो हमारा आपसे आग्रह ये भी है कि इस लड़ाई में आप और आगे बढ़ के हिस्सा लें, और जो आर्थिक संसाधन जुटाने की भी आवश्यकता है उसमें भी आप मदद करें। और अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने ये योजना बना ली है, 12 अप्रैल को फाइनल करेंगे इसमें, कि 15 अप्रैल से लेकर 30 मई तक 1.5 महीने हम पूरे मध्य प्रदेश और देश के साथ संघर्ष को तेज करेंगे, लगातार गतिविधियां करेंगे जिसमें आपके मुद्दे सब शामिल हैं। और 20 मई को पूरे देश के साथ न्यूनतम वेतन के प्रश्न को प्रमुख बनाते हुए हम न्यूनतम वेतन के सवाल को हासिल करने के लिए और स्थायी काम को, स्थायी प्रकृति के लोगों के कामों को स्थायी मजदूरों से कराओ, परमानेंट करो इनको। इन 2-3 मुद्दों को लेकर 20 मई को हम हड़ताल की भी योजना बना रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह कि जो लड़ाई आपकी है, हम तो सिर्फ उसमें योजना बना के आपके बीच में लाएंगे। हम तो जितने लोग हैं उनको लेकर संघर्ष करेंगे, पर अगर आपकी भागीदारी होगी तो संघर्ष ताकतवर बनेगा, और अगर संघर्ष ताकतवर बनेगा तो फिर हम निश्चित रूप से जीत सकते हैं और जीतेंगे, यही मुझे भरोसा है। तो इन सारे प्रश्नों पर ये स्पष्टता लाने के लिए मुझे लगा कि एक बार आपसे फिर बातचीत करना चाहिए। तो ये सारे सवाल आपके बीच में हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप इनको मनन करेंगे, मंथन करेंगे और इसको लागू करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए मिलकर अपने आप को एकजुट करें, अपनी ताकत बढ़ाएं, संघर्ष करें। लड़े थे तो जीते, लड़ेंगे तो जीतेंगे ज़रूर, ये भरोसा अपने दिल में रखिए और आइए एकता और संघर्ष के नारे के साथ आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।